Good morning, students. Today we are going to study our first chapter of civics. So, the name of our chapter is Role of the Constitution. So, what is the role of the Constitution? First of all, okay, leave it. First of all, you tell me what is Constitution. First, we will discuss what is Constitution. Then we will discuss what is the role of the Constitution. So, what is the Constitution? Constitution है क्या? हिंदी में कहते हैं इसको संविधान. ठीक, संविधान है क्या? तो यह एक ऐसी पुस्तक है, कह सकते हैं, जिसमें नियम कानून लिखे गए हैं. क्या लिखे गए हैं? नियम कानून लिखे गए हैं जो किसी भी कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए, उस पर अच्छे से शासन करने के लिए काफी जरूरी है. ठीक, एक सुचारू रूप से उस कंट्री पे शासन हो. ठीक, कोई भी किसी चीज का, अपनी पावर का मिसयूज ना कर पाए. ठीक, और हर तरह का उसमें जो प्रावधान हो, सारे नियम कानून उसमें उपस्थित हों. तो ऐसी एक पुस्तक को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं. ठीक है, तो अब संविधान का बात करते हैं. रोल क्या है? जैसे सपोज एग्जांपल लो एक, कि हमारी फैमिली है, फैमिली होती है. ठीक, तो हम फैमिली को ढंग से चलाने के लिए क्या करते हैं? फैमिली अच्छे से चले, कोई मैस ना हो, सब कुछ अच्छे से चले, क्या करते हैं? नियम कानून बनाते हैं. ठीक, इतने बजे सोना है, इतने बजे डिनर करना है, इतने बजे उठना है. ठीक, इसके साथ ऐसा व्यवहार करना है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना है. ठीक, बड़े को भैया बोलना है, छोटे को प्यार से डील करना है. तो ये सारी चीजें हम होती हैं फैमिली को चलाने के लिए. ठीक, यही सारे जो नियम है, उसी प्रकार जिस तरह से ये नियम कानून एक अच्छी फैमिली को चलाने के लिए होते हैं, उसी प्रकार जो देश रूपी फैमिली है उसको चलाने के लिए जो लिखित प्रावधान किया गया है, जिसमें सबके अधिकारों का वर्णन है, जिसमें नियम कानूनों का वर्णन है, जिसमें किसके पास कितनी शक्ति है और उस शक्ति का कैसे प्रयोग करना है, इन सब का जिसमें वर्णन है, वो क्या कहलाता है? उस यही है कॉन्स्टिट्यूशन का रोल, कि जो गवर्नेंस है, मतलब प्रशासन है, उसको सुचारू रूप से चलाना, कोई किसी का मिसयूज ना कर पाए, कोई किसी को प्रताड़ित ना कर पाए. ठीक, तो समाज में शांति स्थापित करना, समाज एक सुचारू समाज का निर्माण करना ही संविधान का क्या है? रोल है. संविधान की सहायता से एक सुचारू और शांति प्रिय सामाजिक स्तर पर स्थापना होती है इसकी. ठीक, शांति प्रिय समाज हमें प्राप्त होता है. ओके, ठीक, तो जैसे कि बताया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस. किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका काफी इंपॉर्टेंस होता है. ठीक, उसके बाद ये क्या है? ये जो किसी भी देश की जो गवर्नेंस है उसके लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, कि बेसिक रूल्स क्या है, कैसे उस गवर्नेंस को चलाना है, कैसे प्रशासन को चलाना है. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड टू एस्टेब्लिश गवर्नमेंटल मशीनरी टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड पीस. ठीक, तो जो संविधान है वो इसलिए अडॉप्ट किया गया ताकि जो गवर्नमेंटल मशीनरी है, मतलब सरकारी मशीनरी है, उसको एस्टेब्लिश, वो क्या कर सके, समाज में सोशल ऑर्डर और शांति स्थापना कर सके, इसलिए उसको एस्टेब्लिश किया गया. अब एक महान लेखक हैं गिलक्रिस्ट. ठीक, उन्होंने बताया है कि संविधान क्या है. तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट इज दैट बॉडी ऑफ रूल्स और लॉस. ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का संविधान एक ऐसी बॉडी है जो कि रूल्स एंड लॉस की ऐसी बॉडी है, मतलब नियम और कानूनों की एक ऐसी बॉडी है, अंग है, एक ऐसा अंग है जो कि लिखित भी हो सकता है या अनरिटन भी हो सकता है. ठीक है, विच डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक, जो वहां की गवर्नमेंट का गवर्नमेंट वहां कैसे चलती है, इस बात को डिटरमाइन करता है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. और जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, जो 3 पावर है गवर्नमेंट के, तो उनके क्या क्या पावर्स हैं, ठीक है, उनको डिटरमाइन करता है. एंड द जनरल प्रिंसिपल्स ऑन विच दीज पावर्स आर टू बी एक्सरसाइज. और जो सामान्य सिद्धांत हैं कि जिन पे ये जो पावर्स हैं उनको प्रैक्टिस करना है, जिन पे जैसे कैसे इन पावर्स का यूज करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कितनी मात्रा में करना है. तो ये सारी चीजें संविधान में उपस्थित
होती हैं। ठीक, तो नियम कानून का एक ऐसा अंग होता है जो लिखित भी हो सकता है या नहीं लिखित भी हो सकता है, और जो वहाँ की जो सरकार है और उसके जो अंग हैं उनकी पावर्स डिटरमाइन करता है, और उनको किन सिद्धांतों पे चलाना है, वहाँ की सरकार को किन अपनी अपनी पावर्स का कैसे यूज करना है, इन सारी बातों का उसमें उल्लेख होता है। राइट, इन द अदर वर्ड्स we can say constitution is a set of written rules according to which the government of a country functions and that are accepted by all the people living in a state। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे लिखित नियमों का एकत्रीकरण है जहाँ पे किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है जिसके अकॉर्डिंग काम करती है, मतलब किसी भी देश की गवर्नमेंट उस संविधान के अकॉर्डिंग काम करती है, और वही संविधान जो लिखित नियम कानून का लिखित वर्णन है उसको पूरे देश के द्वारा वहां पे जितने भी सिटीजन है उस कंट्री के वो सभी उन सभी के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाता है। राइट, इट डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स पावर्स एंड फंक्शंस। और ये भी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है उसको डिटरमाइन करता है, उसके पावर्स क्या है और उसके कार्य क्या है, ये सब डिटरमाइन करता है कौन, संविधान। और द राइट्स ऑफ द पीपल एंड सो ऑन, और उसके बाद वहां के जो सिटीजन है उनके राइट्स क्या हैं ये भी उस संविधान में उल्लेखित होते हैं। राइट, नेक्स्ट, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये तो हमने अभी तक हमने पढ़ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक, संविधान क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि संविधान की जरूरत क्या है। ठीक, तो अभी हमने बताया संविधान की जरूरत क्या है, जैसे परिवार ताकि समाज में शांति स्थापित हो सके। देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई इट इज गुड फॉर अ कंट्री टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो सारे रीजंस क्या क्या हैं। पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री लेज डाउन सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस काइंड ऑफ द कंट्री दैट वी सिटीजंस वांट टू लिव इन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी देश का वो क्या करता है, ऐसे कई ऐसे आइडियल्स बनाता है, ठीक है, फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ द कंट्री दैट सिटीजन वांट टू लिव इन। तो मतलब ये ऐसे कुछ नियम कानून बनाता है जो उस देश के जो सिटीजन होते हैं, उस राज्य के जो सिटीजन होते हैं, जो उनके हित में जो भी नियम कानून होते हैं उसमें जो भी आइडियाज होते हैं उन सब आइडियाज का उल्लेख करता है संविधान। ठीक, इट डिटरमाइंस सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट द सिटीजंस ऑफ दैट कंट्री एग्री अपॉन टू सर्व एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। और यह क्या करता है, इसमें कई ऐसे नियम और सिद्धांत होते हैं जो जिस पर जो उस देश के नागरिक हैं एग्री करते हैं, और ठीक है, और उनका पालन भी करते हैं। ठीक है, और उसमें इस बात का भी उल्लेख होता है कि उस देश में कैसा शासन चलेगा। ठीक, कैसा शासन चलेगा इस बात की भी उसमें उल्लेख होता है। इसलिए पहली जरूरत तो ये है संविधान की, ठीक, कि उसमें किस कंट्री को कैसे चलाना है, कैसे चलती है कोई कंट्री, वहाँ की सिटीजन जरूरतें क्या हैं, उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त है, इन बात का उल्लेख होता है। ठीक, तो यदि इन सारी बातें लिखित में उपस्थित हैं तो कोई भी किसी को प्रताड़ित नहीं कर पाएगा। ठीक, सबका अधिकार अपने आप में बराबर मिलेगा। It tells the citizen what type of government they have. It defines the powers of the government so that government cannot misuse its authority। और यह क्या करता है, यह बताता है उस देश के नागरिकों को, यह बताता है कि उन वहां पे कैसी गवर्नमेंट है। ठीक, कि वहां पे कैसी लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है या तानाशाही डिक्टेटरशिप है, तो ये सिटीजन्स को बताता है। और उसके बाद ये गवर्नमेंट के पावर्स को भी डिफाइन करता है। ठीक, तो ताकि ये हर नागरिक को पता होते हैं, संविधान में लिखित होता है कि गवर्नमेंट की पावर्स क्या है, तो गवर्नमेंट अपने पावर्स का मिसयूज ना कर सके। ठीक, तो ये हमारी इसमें भी सहायता करता है कि मतलब गवर्नमेंट के पावर्स को डिफाइन करता है ताकि गवर्नमेंट उसको मिसयूज ना कर सके। राइट, तो दूसरी जरूरत ये है। तीसरी, इट डेवलप्स ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट काइंड टू लिव पीसफुली। अब ये क्या करता है, ये जो भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, मतलब जो भिन्न जाति के हैं, भिन्न धर्म के हैं या भिन्न समुदाय के हैं, उन लोगों के बीच में ये विश्वास और कोऑर्डिनेशन मतलब समानता, मतलब एक समानता डेवलप करता है जिससे कि वो लोग आपस में शांतिपूर्वक रह सके, उनमें लड़ाई झगड़े ना हो। इट safeguards the rights of the people and protect them from being violated by other citizens or even by the government। और ये क्या करता है संविधान, इस संविधान किसी भी व्यक्ति को, ठीक, अपने उसके अधिकारों की रक्षा करता है, चाहे वह और उसके अधिकारों का हनन ना हो, कोई दूसरा व्यक्ति उसके अधिकारों का या जो गवर्नमेंट है उसके अधिकारों का हनन ना करे, इस बात को भी ये
क्या करता है, श्योरिटी देता है कि मतलब कोई व्यक्ति है तो उसके जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, वो कब उसके राइट्स का हनन नहीं होता है। ठीक, उसके जो राइट्स हैं वो उसको यूज कर सकता है। ठीक, और कोई उसके राइट्स को वायलेट ना करे, चाहे वो कोई दूसरा सिटीजन हो या चाहे वो गवर्नमेंट हो, और इस बात की भी वो सुरक्षा प्रदान करता है संविधान। तो इसलिए संविधान जरूरी है। इट हाईलाइट्स द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, देयर कंपोजिशन एंड डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक, ये क्या करता है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर की, मतलब गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, कैसी गवर्नमेंट है, इस बात को भी हाईलाइट करता है। और उसके बाद उनका किन 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 चीजों से मिलकर गवर्नमेंट बनी है, और पावर का कैसे, मतलब जो गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं उनका वितरण कैसे, कि मतलब किस गवर्नमेंट की बॉडी, किस बॉडी के पास कितना पावर है और वो कहाँ तक उसका यूज कर सकती है, कैसे यूज कर सकती है, इन सब के बारे में उसमें उल्लेख होता है। ठीक, sometimes it has provisions that seek to prevent majority groups from violating the rights of minority। और कई बार तो इसमें ऐसे प्रोविजंस होते हैं, ऐसे समावेश होते हैं तो जिसमें जो एक मेजोरिटी ग्रुप है, बहुसंख्यक लोग हैं, वो जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन ना करें। जैसे जनरली क्या होता है, सपोज एक कोई प्लेस है, ठीक, वहां पे एक कोई समुदाय है, वो ज्यादा नंबर में है, 100 में से मान लो 80 लोग किसी एक समुदाय के रहते हैं और 20 लोग किसी अन्य समुदाय के रहते हैं। तो जो संविधान है हमारा, वो क्या करता है, इस बात की श्योरिटी देता है, उसमें ऐसे प्रावधान है कि जो ये 80 लोग रह रहे हैं, ये इसके अधिकारों का, जो छोटा समाज है 20 लोगों की समाज का, इसके अधिकारों का हनन ना करें, इनका शोषण ना करें। ठीक, इस बात का भी प्रावधान है कि कोई बड़ा समाज है, पावरफुल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटे समाज का या अल्पसंख्यकों का उनके अधिकारों का हनन करे, उनका शोषण करे। तो इस बात की भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस रोल से भी संविधान की हमें जरूरत है। अब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखते हैं हमारा भारतीय संविधान। तो हमारा भारतीय संविधान क्या है, आइए देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946। अब जो हमारे भारत का संविधान है, ठीक है, वो किसके द्वारा, जो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश हुई थी, उसके द्वारा बनाया गया था। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम हुई थी, बनाई गई थी 1946 में, और उसमें कई सारे मेंबर्स थे और इन्हीं ने मिलकर के इस संविधान को बनाया था। इट वाज अ ग्रुप ऑफ अबाउट 300 पीपल स्पेशली इलेक्टेड फॉर द पर्पस। ठीक है, ये लगभग 300 लोगों का ग्रुप था। मतलब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे, 300 लोग थे, जो इसी काम के लिए, संविधान को बनाने के लिए ही इनका चयन किया गया था। ठीक, एवरी कंट्री अडॉप्ट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ इट्स गवर्नमेंट। और हर जो देश होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करता है, संविधान को अडॉप्ट करता है, ताकि जो गवर्नमेंट का जो बिजनेस है, उसके कार्य हैं, उसको वर्णित किया जा सके। ठीक, the existence of a constitution ensures that the government will not run according to the whims of any individual or group of people howsoever powerful। ठीक, और संविधान का होना इस बात की सुरक्षा देता है, इस बात की पुष्टि देता है कि कोई भी गवर्नमेंट होगी वो किसी एक के या कोई जो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो उसके इशारों पे नहीं चलेगी। ये सबके लिए चलेगी, सबको लेकर चलेगी, किसी एक व्यक्ति की मनमर्जी नहीं चलेगी। कोई भी अपने या कोई, जैसे कोई मेजोरिटी ग्रुप है तो उनके कोई मेजोरिटी ग्रुप है और वो पावरफुल है, तो उनके इशारों पे, या कोई व्यक्ति है जो पावरफुल है उसके इशारों पे गवर्नमेंट नहीं चलेगी, शासन नहीं कर सकता। ठीक है, इस बात का भी संविधान में उल्लेख होता है। इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, 1934 में, उस समय जब हम आजाद नहीं हुए थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, इसने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इसने डिमांड की, किस लिए डिमांड की, ताकि संविधान को बनाया जा सके। ठीक, तो 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान को बनाने के लिए क्या किया, मांग की, ताकि संविधान को बनाया जा सके, और उसका गठन 1946 में हुआ। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was held in 9 December 1946 and completed its works on 26 नवंबर 1949। तो जो फर्स्ट सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। कमेटी बनी 9 दिसंबर 1946 को, और उसी दिन उसका फर्स्ट सेशन हुआ,
और इसने उनको काम सौंपा गया संविधान लिखने का, और 3 साल बाद लगभग 26 नवंबर 1949 को इन्होंने संविधान को लिखने का काम पूर्ण कर लिया। मतलब हमारा संविधान शुरुआत कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को, और बनकर के कंप्लीट कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ठीक। द असेंबली कंसिस्टेड एमिनेंट पर्सन्स लाइक, जो असेंबली के जो मेंबर्स थे, जो प्रधान पर लोग थे, वो कौन कौन से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, जगजीवन राम, मौलाना आजाद एंड सर फिरोज खान। ये कुछ मेंबर्स, महत्वपूर्ण मेंबर्स थे जो असेंबली में प्रेजेंट थे। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द असेंबली केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था, जो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया। ठीक। तो ये हमारे हमने इसको कब अडॉप्ट किया, मतलब ये कब ये प्रचलन में आया? 26 जनवरी 1950, मतलब संविधान को लागू किया गया, हम गणतंत्र घोषित किए गए, हमने संविधान को उस दिन एक्सेप्ट किया था 26 जनवरी 1950 को। दोनों में अंतर है। बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। हमने अडॉप्ट कब किया उसको? 26 जनवरी 1950, याद रखना। ठीक। बनने के 3 महीने, वो 2 महीने बाद। ठीक। अब प्रीमिएबल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना। प्रीमिएबल मतलब प्रस्तावना, प्रस्तावना मतलब जो इंट्रोडक्शन होता है कि वो संविधान में एक्चुअली वो कंटेन क्या क्या करता है। ठीक। तो उसका उल्लेख, जैसे कोई भी बुक होती है तो उसके स्टार्टिंग में प्रीफेस होता है ना, तो उससे पता चल जाता है इस बुक में है क्या, इस बुक का उद्देश्य क्या है, इस ये बुक क्या क्या कंटेन करती है। तो यही जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीमिएबल है, ये क्या है, आइए देखते हैं। The members of the Constituent Assembly were nearly the members of all political parties. जो Constituent Assemblies के जो members थे वो सभी political parties के members थे। उस समय जो political parties थे उनके क्या थे? members थे। ठीक। Representative of the minorities, या जो उस समय के अल्पसंख्यक समाज था उनके representative थे, प्रतिनिधि थे। ठीक है। या उन जो उस समय weaker section society का था उसके मेंबर्स थे। ठीक। उसके रिप्रेजेंटेटिव थे या लीगल एक्सपर्ट्स थे। तो ऐसे लोग क्या थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। ठीक है। इट इंक्लूडेड सम ऑफ द फोरमोस्ट मेन एंड वुमेन ऑफ इंडिया हु हैड डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक। ये भारत के उस समय के ऐसे प्रसिद्ध लोगों को इंक्लूड किया इसने, संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। ऐसे औरत ऐसी कुछ महिलाएं थी, ऐसे कुछ पुरुष थे जिन्होंने जीवन में अपने आप को सिद्ध किया था कि वो कुछ कर सकते हैं, महान है। ठीक। तो ऐसे लोगों का एक ये ग्रुप था। All these members had a vision of rapidly progressing India. To realize this vision, they set forth certain values in our constitution. These values are stated in the preamble. तो अब इन सब मेंबर्स ने मिलकर के क्या बनाया? जो भारत को कैसे उसको प्रगति प्रदान की जाए। ठीक है। किन किन विचारों से, किन किन बदलावों से, क्या भारत मतलब उस समय की जरूरत क्या है, कैसे भारत प्रगति पे आ पाएगा। ठीक है। ये इन सबको जो अपने ओपिनियन सभी ने दिए। ठीक है। कि दूरदृष्टि से देखा उन्होंने। दूरदृष्टि कहने का मतलब कि जो दूर तक की सोच रखते थे, ऐसे समाज के लोग थे जो दूर तक की सोचते थे, कि अपने उन्होंने सबने विचार रखे कि ऐसे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी जिससे हमारा जो देश है प्रोग्रेस कर पाएगा। ठीक। और इस विजन को पूर्ति करने के लिए, इस विजन की पूर्ति करने के लिए उन्होंने कुछ वैल्यूज बनाए। ठीक है। कुछ सिद्धांत बनाए। ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने फिर उसके अकॉर्डिंग फ्रेम किया। दीज वैल्यूज आर स्टेटेड इन द प्रीमिएबल, और यही सारी वैल्यूज क्या है? प्रीमिएबल में। प्रीमिएबल मतलब प्रस्तावना में बताई गई हैं। अब देखते हैं हमारा प्रीमिएबल क्या है। तो अब देखते हैं हमारा प्रीमिएबल। इन द प्रेजेंट डे इट हैज ऑलमोस्ट बिकम अ कन्वेंशन टू बिगिन द कॉन्स्टिट्यूशन विद प्रीमिएबल। ठीक है। अब आजकल के समय में क्या है कि ये एक कन्वेंशन बन गया है, मतलब ये एक धारणा ही बन गई है कि सब कॉन्स्टिट्यूशन को अपने प्रीमिएबल से ही, प्रस्तावना से ही शुरू करते हैं, कि मतलब उसके स्टार्टिंग में बताया जाता है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है, वो क्या क्या कंटेन करता है। प्रीमेबल इज अ डॉक्यूमेंट विद विच अ कॉन्स्टिट्यूशन बिगन्स। तो प्रीमेबल अभी यहाँ आ गई डेफिनेशन की एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ जिससे कॉन्स्टिट्यूशन बिगन होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत ही इसकी प्रीमेबल से होती है। द प्रीमेबल स्टेट द आइडियल्स दैट नेशन शुड फॉलो। प्रीमेबल्स क्या बताता है? कि ऐसे आइडियल्स बताता है, सिद्धांत बताता है जो किसी भी कंट्री को, किसी भी राष्ट्र को फॉलो करने चाहिए। इट इज द डिक्लेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, उनका डिक्लेरेशन होता है ये। ठीक। अ सॉर्ट ऑफ प्रीफेस विद द with which the framers of the constitution cherish। ठीक है। और ये एक ऐसा प्रस्तावना होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स हैं, बनाने वाले हैं, वो चाहते हैं। ठीक। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के उनकी जो विजन होती है उस बात को ये कैरी करता है।
इट एक्सप्लेन्स इन ब्रीफ द फिलोसफी एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यह संक्षेप में क्या करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में फिलोसफी है, जो भी फिलोसफी यूज की गई है उसको एक्सप्लेन करता है। द प्रीमिएबल रीड्स एज फॉलोज। जो हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीमिएबल है वो इस प्रकार है, देखते हैं वो क्या है। ये है हमारे भारतीय उसका ये है हमारे भारतीय संविधान का प्रीमिएबल, मतलब स्टार्टिंग में आपको मिलेगा ये चीज। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू constitute इंडिया into a sovereign socialist secular democratic republic and to ensure to all its citizens, कि मतलब हम जो हिंदुस्तान के सारे लोग नागरिक हैविंग solemnly resolved टू constitute इंडिया, हम हृदय से इस बात की भावना रखते हैं कि भारत को एक सोवरेन मतलब सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब एक संप्रभु, सोवरेन मतलब संप्रभु, सोशलिस्ट मतलब सामाजिक, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक मतलब गणतंत्र, रिपब्लिक वो डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र, और रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, ऐसा राज्य बनाएंगे। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, और जो यहाँ के सिटीजन हैं सबको सिक्योर रखेंगे। जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, वो उनको जस्टिस मिलेगी सोशल रूप से, इकोनॉमिकल रूप से और पॉलिटिकल रूप से, सभी उसमें उनको जस्टिस मिलेगी। लिबर्टी ऑफ थॉट, जहाँ के नागरिकों को सोचने की, थॉट्स की, विचारों की अब स्वतंत्रता होगी। एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, ठीक, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की, ठीक है, अपने विश्वास पे बने रहने की, ठीक है, अपने पूजा करने की, इनको क्या मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, और ठीक है अपने स्टेटस को, चाहे स्टेटस कुछ भी हो तो उन सब में उनको समानता प्रदान होगी और सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, और इसको सबको प्रमोट करने के लिए फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। तो जो फ्रेटर्निटी है उसको उसको एश्योर करेंगे, मतलब फ्रेटर्निटी को एश्योर करेंगे, और भारत की जो इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखेंगे, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो या किसी समुदाय विशेष का हो। इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आज 1949 के 26वें दिन मतलब 26 नवंबर 1949 को हम अडॉप्ट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक। तो उसमें इन सारी मतलब ये सारी चीजें होंगी, ठीक, कि भारत को उसको एक संप्रभु सोशलिस्ट, ये सारी चीजें अभी बताया मैंने, इक्वलिटी फ्रेटर्निटी की सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ये सारी चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाएगा। तो ये एक संक्षेप में बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, क्या क्या वो कैरी करता है, राइट। नाउ द प्रीमेबल ऑफ अवर नेशन इज कॉल्ड द की ऑफ हार्ट्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी संविधान के फ्रेमर्स थे, मतलब संशोधक थे, बनाने वाले थे, ठीक, प्रीमेबल है उनका दिल की चाबी कहा जाता है, कि मतलब जाहिर जो संविधान बना रहा होगा तो जो जैसे सोचता होगा, जो चाहता होगा उसके अकॉर्डिंग संविधान बनाएगा, जो उसकी सोच होगी, इसलिए उनकी दिल की चाबी कहा जाता था उसको। इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता के और समानता के, और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे, जो भाईचारे, समानता और स्वतंत्रता की भावनाओं से जिसको इंस्पायर किया गया, मतलब इन सब भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिसका निर्माण किया गया हो, वो होता है संविधान। Our constitution makers included a separate chapter of fundamental rights in part 3 of the Indian Constitution। जो हमारे constitution makers थे उन्होंने एक अलग से एक चैप्टर रखा है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है, संविधान के पार्ट 3 में। हमारा जो भारतीय संविधान है उसके पार्ट 3 में एक फंडामेंटल राइट्स के लिए एक अलग चैप्टर रखा गया है, उसमें उन सब बातों का वर्णन है कि एक सिटीजन को क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं। द की फीचर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन आर फेडरलिज्म, पार्लियामेंट parliamentary form of the government, separation of powers, fundamental rights and secularism। जो हमारे संविधान के कुछ की फीचर्स हैं वो क्या है, फेडरलिज्म, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, ठीक, संसदीय रूप, उसके बाद पावर्स का सेपरेशन, जो शक्तियां हैं उनका सेपरेशन, फिर फंडामेंटल राइट्स, भौतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक, उसके बाद सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया गया है। वी कैन अंडरस्टैंड देम प्रॉपर्ली बाय स्टडीइंग इन डिटेल। अब हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक, एक एक को अलग अलग करके पढ़ेंगे। पावर ऑफ द पीपल, तो पहला है पावर ऑफ द पीपल, लोगों का पावर, ठीक। So the word we the people of India do hereby adopt, enact and give to ourselves
दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ये जो वर्ड्स हैं प्रीमेबल हमने पढ़ा था ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाई अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाले जो वर्ड है, lay stress on the point that our constitution has been prepared and given authority by the representatives of the people। ठीक, कि इस बात पे ये ज़्यादा स्ट्रेस डालता है, मतलब ज़्यादा इस बात को ज़्यादा ये प्रभाव डालता है, इशारा करता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा, जो हमारे लोगों के जो प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके द्वारा बनाया गया है और दिया गया है। उसका निर्माण उन्हीं के लोगों द्वारा किया गया है जो जनता के प्रतिनिधि थे। Dr. B.R. Ambedkar announced in the Constituent Assembly, the preamble embodies what is the desire of every member of the House, that this Constitution should have its roots, its authority, and its sovereignty from the people। तो जो प्रीमेबल है ये इस बात को बताता है कि जो किसी भी जो वहाँ उस सदन के जो भी लोग थे, हर मेंबर का क्या उनकी इच्छाएं थी, ठीक है, जिससे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी जड़ें और इसकी जो संप्रभुता हमेशा बरकरार रखे, इस बात को प्रीमेबल बताता है। ठीक, तो पहला हो गया पावर ऑफ द पीपल, दूसरा है सोवरेन मतलब संप्रभुता। ठीक, अब ये क्या है, इंडिया इज अ सोवरेन नेशन, दिस मीन्स दैट इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड फ्री टू टेक एनी डिसीजन इन ऑल हर मैटर्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो भारत जो है एक संप्रभु देश है, ठीक है, राष्ट्र है, और इसका मतलब है कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी भारत अपने लिए कोई भी डिसीजन ले सकता है, मतलब जो भारत के चाहे वो इंटरनल मैटर्स हो या एक्सटर्नल मैटर्स हो, दोनों मैटर्स में इंडिया अपने डिसीजंस को ले सकता है। यही कहलाती है संप्रभुता, मतलब अपने आप पे वो डिपेंड है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है, किसी पे उसका दबाव नहीं है, किसी पे उसका शासन नहीं, वो इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस को लेने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है सोशलिस्ट मतलब सामाजिक। अब इसमें क्या है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव अपहोल्ड्स द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें सामाजिक समाज का भी एक आइडियल है, मतलब सिद्धांत है। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू इट्स एवरी सिटीजन टू यूज कंट्री रिसोर्सेस इक्वली। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारे संविधान है यह भारत के प्रत्येक नागरिक को हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देता है कि भारत में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं अपने डेवलपमेंट के लिए वो यूज कर सकता है। ठीक, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं, सबको समान रूप से। इट रिड्यूसेस द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। और जो एक गरीब और अमीर के बीच का जो गैप है उसको भी रिड्यूस करता है, दोनों को समान ट्रीट करता है। ठीक, नाउ सेक्युलर। अब धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलर क्या है, इसका ये मतलब है भारत जो एक सेक्युलर कंट्री, और यहाँ पे सारे धर्मों को समान रूप से देखा जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, कोई किसी से, सबको समान रूप से देखा जाता है। ठीक, कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म से इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे धर्म यहाँ समान है, सबको सभी धर्म को समान रूप से देखा जाता है, और कोई भी किसी भी राज्य का कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है। ठीक, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता है, यही है सेक्युलरिज्म। ठीक, कि किसी भी धर्म को हम छोटा न माने और उसको उसके साथ धर्म के नाम पे भेदभाव ना करें। पांचवा डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र। ठीक, लोकतंत्र मतलब कि जहाँ पे लोगों का शासन हो। ठीक है, जो जहाँ पे जो गवर्नेंस करें वो कौन करें, वो लोग करें। ठीक, जहाँ पे मतलब सिटीजन्स का पावर हो, जिस जहाँ पे हाथ पावर किसके हाथों में हो, सिटीजन्स के हाथों में, वही है डेमोक्रेटिक। ठीक, और ये किस तरह से हमारे यहाँ पे कि हमारे जो सिटीजन्स कैसे भाग लेते हैं, वो वोटिंग, उनके पास वोटिंग का अधिकार होता है और वोटिंग के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और फिर वो प्रतिनिधि हमारे बिहाफ में डिसीजंस लेते हैं। हमारे पास अधिकार है कि हम चाहें तो किसी रिप्रेजेंटेटिव्स को अपना मतलब किसी व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, और यदि वो व्यक्ति हमारे नीड्स पे खरा नहीं उतरा, ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव से हटा भी सकते हैं। और हर सिटीजन को क्या है, अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी तरह का कोई व्यक्ति हो, उसके साथ कोई बिना भेदभाव किए सबको वोटिंग का अधिकार है। वो हर व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है, ठीक, वो सबको वही सारे अधिकार हैं जो किसी एक व्यक्ति को होते हैं, और यही इसलिए भारत क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। तो यही थी डेमोक्रेटिक। अब छठवां
रिपब्लिक। ठीक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट विच इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट। अब रिपब्लिक का क्या मतलब है कि जो हमारे जो भारत का संविधान है वो एक राज्य का जो हेड होता है, इलेक्टेड हेड होता है, वो कहलाता है प्रेसिडेंट कहलाता है। ठीक है, और जो कहने का मतलब ये रिपब्लिक का मतलब ये है गणतंत्र। ठीक, दो होते हैं, एक गणतंत्र होता है, एक राजतंत्र होता है। ठीक, तो जैसे राजतंत्र में क्या होता है कि राजा वहां शासन करता है और उसके बाद जो उसका सक्सेसर है, मतलब जो उसका पुत्र होगा, तो वही उसकी गद्दी को संभालेगा। लेकिन रिपब्लिक उससे अलग है, गणतंत्र मतलब इसका ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कोई किसी को भी क्या किया गया, चुना गया, ठीक, और उसको प्रेसिडेंट बनाया गया, तो अब वो एक फिक्स टाइम के लिए प्रेसिडेंट बनता है, उस पद को संभालता है और एक समय के बाद उसको हटा दिया जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, और वो जो नेक्स्ट होगा वो उसका पुत्र नहीं होगा, वो कोई भी दूसरा व्यक्ति हो सकता है, कोई भी दूसरा सिटीजन हो सकता है। ठीक, तो यही है गणतंत्र और राजतंत्र में अंतर। राजतंत्र में सक्सेसर जो होता है वो राजा का पुत्र ही होता है। ठीक, और गणतंत्र में कोई भी सामान्य गण नागरिक हो सकता है। ठीक, ही इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, दस इंडिया इज ए रिपब्लिक। और ये किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, ये जो भारत, जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव अपने इलेक्ट करते हैं। ठीक है, चुनाव में हमने जो जनता ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए, तो वही रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर के उस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ठीक, तो इसलिए भारत क्या है, रिपब्लिक भी है। नाउ अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स इक्वल जस्टिस, समान न्याय, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता, एंड फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, बिकॉज दीज आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अ जस्ट एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। क्योंकि यह एक किसी भी राष्ट्र को मजबूत और अच्छा बनाने के लिए ये सारी चीज जरूरत है कि जब तक सबको समान समान अधिकार होंगे, सबको न्याय मिलेगा, सब स्वतंत्र होंगे, ठीक है, सबको अपनी स्वतंत्रता प्राप्त होगी, ठीक, सब भाईचारे से रहेंगे, तभी कोई राज्य एक महान राष्ट्र बन सकता है। ठीक, ये सारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है वो भी इन्हीं सब बातों को प्रमोट करता है। पहला है जस्टिस। जस्टिस क्या होती है, द प्रीमेबल solemnly declares that the dissolve of the constitution to secure social, political and economical justice to all its citizens। तो जो प्रीमेबल इसमें साफ तौर पे ये डिक्लेयर बताता है वो हमें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी व्यक्ति को सोशल मतलब सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक रूप से हर तरह से उसको जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक, यदि वो उस समाज में उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा तो भी उसको वहाँ न्याय मिलना चाहिए। यदि वो फाइनेंशियली वीक है तो भी सपोर्ट करना भी जो पावर में लोग हैं उनका काम है। ठीक है, उस प्रत्येक नागरिक को समान रूप से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना और उसमें जस्टिस प्रदान करना, उसको न्याय प्रदान करना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का दायित्व बनता है। ठीक, और उसके बाद देखते हैं सोशल जस्टिस क्या है। ठीक, ऑल द सिटीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। सोशल जस्टिस ये है कि जो जितने भी भारत के नागरिक हैं वो सभी कानून की नजरों में बराबर होते हैं। ठीक है, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, रेस एंड कम्युनिटी। ठीक है, उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, उनकी जाति को लेकर, उनकी समुदाय को लेकर, उनके धर्म को लेकर, उनके लिंग को लेकर, उनके कलर को लेकर, ठीक है, इस इन सब बेसिस पे उससे कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी हैज बीन गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल इट्स सिटीजन। ठीक है, सब राइट टू इक्वलिटी में समानता अधिकार की गारंटी दी गई संविधान में सब उसके सभी नागरिकों के लिए। ठीक, ऑल द सिटीजन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज इज मैटर्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। और सभी को भी जो भी एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, सभी को रोजगार में भी समान अवसर प्रदान किए गए हैं। ठीक, सभी को, ऐसा नहीं है कोई एक व्यक्ति को ज्यादा, किसी एक को कम, किसी ऐसा कुछ नहीं है, जो सभी को समान अवसर दिए गए हैं। रोजगार के भी जो भी है सरकारी रोजगार है सब में वो बराबर रूप से भाग ले सकते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये है सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक तौर पे सबको न्याय मिलना, मतलब सबको बराबर की दृष्टि से देखना। राइट, दे हैव इक्वल राइट टू असेस द शॉप्स, पार्क, होटल, रेस्टोरेंट, रिवर्स, वेल्स और बाथिंग घाट्स। ठीक, उनके पास बराबर के अधिकार हैं, चाहे वो कोई भी हो, सबको
दुकान के लिए जाने के लिए पार्क, होटल, रेस्टोरेंट, रिवर, कुएं या बाथिंग घाट्स हैं, सब जगह जाने का समान अधिकार है, कोई किसी पे रोक नहीं लगा सकता। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, बिना किसी भेदभाव के उसके जाति, धर्म, समुदाय, लिंग के बेसिस पे जो भेदभाव होता है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। कि वो पहले होता था ना कि पहले जब छुआछूत बहुत चरम पे थी या जो जातिवाद बहुत ज्यादा चरम पे था, तो जो निचली जाति के लोग होते थे उनको कुओं में नहीं जाने दिया जाता था। ठीक, उनके लिए अलग से गांव में कुआं होता था, या उनको कॉमन घाट्स में नहीं जाने दिया जाता था, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे प्रतिरोध लगाता है संविधान। यही है सोशल जस्टिस, मतलब सामाजिक तौर से जो सामाजिक बुराई है उनको खत्म करना। ठीक, नेक्स्ट इकोनॉमिक जस्टिस। अब आर्थिक न्याय क्या है देखते हैं। इट मीन्स दैट बोथ मैन एंड वुमेन आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्रीड। और इसका ये मतलब है कि रोजगार में चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी रोजगार के लिए। ठीक है, और उनकी जाति या उनके समुदाय या उनके लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, फॉर इकोनॉमिक जस्टिस इट इज नेसेसरी दैट द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू पर्सन। और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए ये बात जरूरी है कि जो उत्पादन का जो साधन है वो किसी एक या कुछ व्यक्तियों के ग्रुप के पास नहीं होना चाहिए, वो सभी के पास बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सभी उसका उपयोग करने के लिए सभी उसका उपयोग कर सकें, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। ठीक, अब जैसे किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगा तो वो अपने अकॉर्डिंग यूज करेगा, अपना भला पहले सोचेगा, इसलिए उसका अधिकार भी हमें संविधान नहीं देता है। द वेल्थ शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जो संपत्ति है उसका बराबर रूप से क्या करना चाहिए, उसको डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय अडॉप्टिंग द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। और ये तभी अचीव हो सकता है जब हम जो सोसाइटी का सोशलिस्ट पैटर्न है उसको अडॉप्ट करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बताया गया है इस बात को। ठीक, फिर है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन्स, ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन हैज द राइट टू वोट। और इसका मतलब है कि जो हमारा संविधान है वो हम सारे नागरिकों को बराबर राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। और इसका मतलब ये है कि जो भी जितनी भी एडल्ट पॉपुलेशन, मतलब 18 साल से ऊपर की पॉपुलेशन, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, उसको वोटिंग का अधिकार है। ये है पॉलिटिकल जस्टिस। अब दूसरा क्या है, लिबर्टी। ठीक, मतलब स्वतंत्रता। अब ये क्या है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप बिकॉज दीज आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अ जस्ट सोसाइटी। ठीक, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें हमारे विचारों को रखने की स्वतंत्रता, ठीक है, अपने एक्सप्रेशंस को रखने की स्वतंत्रता, अपना विश्वास बनाए रखने की स्वतंत्रता, अपने कहीं भी पूजा करने की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। ठीक है, उसको प्रमोट करता है, इसको हमें इसका हमें अधिकार प्रदान करता है, क्योंकि ये सारे तत्व भी समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, तो ये था लिबर्टी। नाउ इक्वेलिटी, तीसरी समानता का अधिकार। ठीक, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हम सबको, प्रत्येक को, ठीक है, समान रूप से व्यवहार करने का अधिकार देता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी उसके धर्म, जाति, समुदाय, रंग, जन्म स्थान, इस इन सब के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यदि कोई भेदभाव करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो ये गैर कानूनी माना जाता है और उसके लिए दंड का प्रावधान भी बनाया गया है। ठीक, अब उसके बाद फ्रेटर्निटी, भाईचारा। ठीक, अब जो भारत है ये एक विविधताओं का देश है, यहाँ पे बहुत सारे धर्म, बहुत सारे भाषाओं वाले, बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, और सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, कल्चर वगैरह सब कुछ फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में शांति, सांप्रदायिकता बनाए रखने के लिए, एकता की भावना बनाए रखने के लिए, ठीक है, ये जरूरी है कि उनके सभी नागरिकों के अंदर भाईचारे की भावनाओं को जन्म दिया जाए। यही है फ्रेटर्निटी। ठीक है, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है कि समाज में शांति स्थापित हो, एकता स्थापित हो, और उसी के लिए उस भावना को प्रमोट किया जाता है। ये भी यही है फ्रेटर्निटी। राइट, तो वो भी जरूरी है एक अच्छे समाज के लिए।
तो so the constitution promotes fraternity to strengthen the unity and integrity of the nation. The preamble also shows that all the people of India are children and of the same motherland. ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, इसलिए भाईचारे को प्रमोट करता है ताकि जो हमारे देश की एकता है, अखंडता है, वो क्या रहे, उसको और मजबूती मिले। और जो प्रीमेबल है ये बताता है हमें कि जो हम सभी भारत के नागरिक जो हैं, जो इस कंट्री में रहते हैं, वो सब भारत की नागरिक हैं और हम सबकी जो मातृभूमि है वो एक ही है, हम सब एक ही मातृभूमि के बच्चे हैं। ठीक, तो इस तरह से अब अगला है की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान के कुछ की फीचर्स कौन कौन से हैं, कुछ जो मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी संविधान की, अब ये देखेंगे हम लोग। The Constitution of India was prepared according to the needs and conditions of the people of our country. This makes it one of the best and one of the lengthiest constitution of the world. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था कि लोगों की जरूरतें क्या हैं, ठीक है, कैसे हमारी कंट्री विकास कर सकती है, इन सबको जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। और इसलिए ये विश्व का सबसे लंबा संविधान है। ठीक, सबसे लंबा लिखित संविधान है ये विश्व का। अब उसके कुछ फीचर्स कौन कौन से देखते हैं। पहला फेडरलिज्म, ठीक है। अब फेडरलिज्म क्या है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट मींस दैट वी हैव गवर्नमेंट एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल एज वेल। अब मतलब संघवाद, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम एक गवर्नमेंट का फेडरल फॉर्म हमें प्रदान करता है। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो कोई एक नहीं होती है, इस गवर्नमेंट को बांटा गया है। इस स्टेट लेवल पे एक गवर्नमेंट अलग होती है और जो एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती है वो अलग होती है, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारी कंट्री का टाइटुलर हेड होता है, मतलब सबसे महान हेड व्यक्ति होता है वो, मतलब मुखिया प्रधान होता है, वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। और उसके बाद जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और जो स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसका जो हेड होता है वो सीएम चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। और द गवर्नर इज द नॉमिनल हेड एट स्टेट लेवल, और जो गवर्नर होता है वो स्टेट का एक नॉमिनल हेड होता है, मतलब जिसको बनाया जाता है स्टेट का नॉर्मल हेड, जो ताकि स्टेट में कोई भी पार्टी कोई भी गवर्नमेंट अपने पावर्स का मिसयूज ना करे, तो इसलिए गवर्नर को बनाया जाता है, ठीक। और भारत को 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है। कितने स्टेट्स, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है, जिसमें जो हमारी नेशनल कैपिटल है वो दिल्ली भी शामिल है, ठीक है। और जो भारत है, जैसे हमें पता ही है कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड दिस डिसीजन इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हमें पता ही है कि जो भारत है बहुत बड़ा देश है, छोटा मोटा देश तो है नहीं, जनसंख्या बहुत है, और इसीलिए कि जो प्रशासन है वो अच्छे से हो सके, ठीक है, तो इसीलिए ये फेडरलिज्म को बनाया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट को स्टेट लेवल पे और राष्ट्र लेवल पे बनाया गया है। अब सपोज ऐसा हो कि जो मान लो अब केवल सेंट्रल लेवल पे यदि गवर्नमेंट होती तो क्या वो सभी की जरूरतों को ध्यान में रख पाती, नहीं रख पाती। सभी जगह की अलग अलग जरूरतें हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, तो इसलिए उनको अच्छे से सॉल्व किया जा सके, ठीक है, नागरिक की समस्याओं पे ध्यान दिया जा सके, इसलिए क्या किया गया, गवर्नमेंट को दो तरीके से बनाया गया, ठीक, एक स्टेट लेवल पे और दूसरा सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। एवरी स्टेट हैड इट्स ओन स्पेशलिस्ट एंड इट इज, ये सब हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट, सो द स्टेट गवर्नमेंट मेक एंड गिव इफेक्ट टू लॉस द मीट फिजिकल नीड ऑफ द स्टेट। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जो किसी स्टेट की जरूरतों को पूरा करती है, ठीक। The Constitution contains 3 lists on the different subjects that provide details on all the issues that each level of government can make laws on, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 3 लिस्ट ऐसी बनाई हुई है जो इन सब बारों के बारे में बताता है कि कोई भी स्टेट किन तरह के लॉस बना सकता है, जो गवर्नमेंट है ये कैसे कैसे लॉस बना सकती हैं, किसके अंदर कौन सा नियम में बदलाव या कौन सा नियम बनाने का अधिकार है, वो देखते हैं क्या है। पहला है the union list on which the union government makes laws such as defense, foreign affairs, currency, post, telegraph, railway sector। जो यूनियन लिस्ट पहली है वो लिस्ट कौन सी है, यूनियन लिस्ट। इसमें क्या है, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, जो मतलब सेंट्रल में होती है, वो लॉस बनाती है, और वो किस पे होती है, जो डिफेंस पे, फॉरेन पे,
मतलब डिफेंस पे, या जो भी फॉरेन अफेयर्स होते हैं, ठीक है, विदेश के मंत्रालय जो होता है। उसके बाद करेंसी पे क्या बदलाव है, जैसे नोटबंदी वगैरह, या कब कितने करेंसी चलाने, कब नोट छापना, क्या करना है, तो उस पर डिसीजन। पोस्ट पे या टेलीग्राफ पे या रेलवे पे, वो सब पे निर्णय कौन लेता है? यूनियन लिस्ट पे के अकॉर्डिंग यूनियन गवर्नमेंट लेती है। तो पहले यूनियन लिस्ट हो गई, दूसरा द स्टेट लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉस बनाती है। और वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं? एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग, या पुलिस के लिए जो स्टेट पुलिस होती है उसके लिए, या जेल्स के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इन सब में स्टेट गवर्नमेंट लॉस बनाती है, तो उस लिस्ट को स्टेट लिस्ट कहा जाता है, राइट। तीसरा है द थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, ऑन विच यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर द पावर टू मेक लॉ। तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों क्या करते हैं? आपस में सहमति करते हैं, विचार करते हैं, और फिर लॉ बनाते हैं। मतलब ना यूनियन गवर्नमेंट अकेले बना सकती है, ना स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वो दोनों को बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है। दीज इंक्लूड, और इनमें से कौन कौन से, जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, इन सारी चीजों पे जो लॉस बनाते हैं, ठीक। ऑन दिस सब्जेक्ट बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर के लेजिस्लेट, और इन सब पे जो पार्लियामेंट है और जो स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब जो विधान सभा है और राज्यसभा, दोनों इस पे क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। बट इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ ओवर अ सब्जेक्ट गिवन इन द कॉन्करेंट लिस्ट, द सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। और यदि कभी फिर ऐसी नौबत आती है जब मान लो स्टेट बना रहा है और जो क्या बोलते हैं, राज्य बना रहा है, और इन दोनों ने जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी चीजें, मुद्दे बताए गए हैं, उन पे लॉ बनाया, और उन दोनों में लॉ की भावनाओं में जो स्टेट का लॉ है वो और जो सेंट्रल का लॉ, उन दोनों में क्या है? मतभेद हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो जो सेंट्रल ने लॉ बनाया है उसको ज्यादा वही उसको उसकी महत्वता ज्यादा है, मतलब वहां पे स्टेट लॉ अपने आप नीचे हो जाएगा, वहां पे सेंट्रल लॉ को ज्यादा प्रधानता दी जाएगी, सेंट्रल लॉ की प्रधानता ज्यादा होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, राइट। ये थी तीनों लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं अ रिटन एंड लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी विशेषता क्या है हमारे संविधान की? कि ये एक लिखित और बहुत बड़ा संविधान है, ठीक, मतलब सारी चीजों को डिटेल में लिखा गया है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक। इसमें 395 आर्टिकल्स हैं और 8 शेड्यूल्स हैं, ठीक। 395 अनुच्छेद हैं और 8 शेड्यूल्स हैं, ठीक। उसके बाद इसमें कई सारे समय के साथ साथ जैसे जैसे जरूरतें चेंज होती गई, तो इसमें कई सारे संशोधन किए गए। लगभग 96 संशोधनों के बाद अब इसमें 442 आर्टिकल है और 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक। और कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, और जैसा कि मैंने पहले बताया जो हमारा संविधान है विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। किसी भी बाकी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे आर्टिकल्स नहीं है, ठीक। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में 107 आर्टिकल्स हैं, चाइना में 138, जापान में 103, यूएसए में 7, ठीक। तो हम आर्टिकल में कितने संशोधन हुए हैं? लगभग 96 संशोधन हुए हैं, और उसके बाद लगभग इसमें 442 आर्टिकल हैं टोटल अभी प्रेजेंट में, और 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक। अब दूसरा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट है उसका, हमारी कैसी गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, संसदीय सरकार है हमारे यहाँ। India has a parliamentary form of government. President is the nominal head of the state. The prime minister of and the other members of the council of ministers run the government. ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट का स्वरूप कैसा है? वो संसदीय है, ठीक है। प्रेसिडेंट होता है वो पूरे देश का नॉमिनल हेड होता है, ठीक। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर और जो बाकी मंत्री होते हैं क्या करते हैं? वो सरकार को चलाते हैं, वो निर्णय लेते हैं। दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड आर अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है। वो क्या होते हैं? वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, और वो लोगों के प्रति उनके बिहाफ में सारे डिसीजंस लेते हैं, उनके प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक। अब उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, चौथा वो क्या है? इसमें पावर को कुछ का सेपरेशन किया गया है, मतलब कहने का किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर इसमें नहीं दी गई, ताकि अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में इसमें पावर दे दी जाएगी तो वो उस पावर का मिसयूज कर सकता है, इसलिए पावर्स क्या किया गया है? बांट दिया गया है अलग अलग लोगों में, ठीक है, ताकि कोई उसको मिसयूज ना कर पाए। और सभी पावर्स की पाबंदियां भी लगाई गई है कि यदि एक व्यक्ति मिसयूज करता है तो दूसरा व्यक्ति उसको रोक सके, इसका ऐसा प्रावधान है। तो जो पावर्स का बंटवारा किया गया है और जो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं दोनों, ठीक है, कोई भी ताकि इस पावर्स को मिसयूज ना कर पाए, ठीक है। तुम अगर उस जो पावर दी गई है तो उसको अगर एक हाथ से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर, किसी व्यक्ति को पावर दी गई है, दूसरे हाथ से वो पावर
छीन भी दी गई है कि मतलब उस पावर को यूज तो कर सकता है लेकिन उसका मिसयूज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उससे वो पावर छीन भी ली गई है एक प्रकार से, ठीक है, वो दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो इस तरह से पावर को बांटा गया है इसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, जो हमारे पूरा देश है उसमें 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी, ठीक है। विधान परिषद, ठीक है, उसके बाद राज्य परिषद, और उसके बाद जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान पालिका, ये 3 है। ये हो गया कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव मतलब विधान पालिका, और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, ये 3 ऑर्गन्स है हमारे उसमें, ठीक है। सबका अलग अलग काम है, ठीक। द लेजिस्लेचर ऑफ द इंडिया इज कॉल्ड पार्लियामेंट, ठीक। और जो लेजिस्लेचर है ये क्या कहलाती है? हमारी पार्लियामेंट, संसद कहलाती है, जिसमें प्रेसिडेंट और 2 सदन आते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा, इन्हीं में 2 सदन आते हैं, 2 हाउस आते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक। और इन्हीं में पावर्स को बांटा गया है, राइट। The executive is a small group of people who are responsible for implementing laws and running the government. The judiciary refers to the system of courts in the country. It settles disputes related to the constitutional matter. जो एग्जीक्यूटिव है मतलब कार्यपालिका है, वो क्या करती है? ये कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप है जो नियम कानून है उनको इम्प्लीमेंट कराने में और गवर्नमेंट को चलाने में सहायक होते हैं, ठीक है। और जो जुडिशरी है वो क्या करती है? वो मतलब एक न्यायपालिका है जो कोर्ट्स का सिस्टम है कंट्री में, और ये क्या करती है? जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको जो भी क्या होते हैं, ऐसे मैटर्स होते हैं जिनमें मतभेद होता है, तो मतभेदों को सुलझाना इसका काम है, जुडिशियरी का, ठीक है। उसके बाद ऑल दीज 3 ऑर्गन्स हैव डिफरेंट पावर्स एंड कीप अ चेक ऑन ईच अदर एंड प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी ब्रांच ऑफ द स्टेट। और ठीक है, और सभी इन तीनों ऑर्गन्स के क्या है, जैसा कि मैंने सबको बता ही चुका हूँ, सबके अलग अलग पावर्स हैं, और ये सब एक दूसरे के पावर्स को देखते हैं, कोई उनका मिसयूज ना कर सके। अब जो 5वां की फीचर क्या है? फंडामेंटल राइट, मतलब मौलिक अधिकार। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, ठीक है, फंडामेंटल अधिकार का भी वर्णन किया गया है। सबको सिटीजन्स को हमारे फंडामेंटल अधिकार दिए गए हैं ताकि हम उनका यूज कर सकें, किसी के साथ भी वायलेशन ना हो सके, ताकि एक जो मेजोरिटी ग्रुप है, बहुसंख्यक है, वो अल्पसंख्यक पे क्या ना कर सके, उस पे उसका शोषण ना कर सके। इसलिए फंडामेंटल राइट दिया गया है, और वो सबके लिए है, ठीक है, सभी को उनको फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट्स का भी प्रावधान दिया गया है, जिसके प्रति जो किसी भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाता है, जो मूलभूत जरूरतें हैं उनका सारा ध्यान रखा जाता है। अब देखते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स। अब फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अब ये क्या है इसको देखते हैं। जो हमारी राजनीति है उसके जो निर्देशक सिद्धांत है, निर्देशक सिद्धांत है हमारी राजनीति के, उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसका भी एक सेक्शन हमारे संविधान में है, ठीक है, जो सोशल रूप से और इकोनॉमिक रूप से जो बदलाव होते हैं, ठीक है, उन पे कार्य करती है, ठीक है। और ये भी जो हमारी भारतीय राज्य है उसके लिए एक ये गाइड के रूप में काम करती है, मतलब उसको गाइडेंस देती है कैसे चलना है, कैसे प्रगति करनी, कैसे आगे चलाना है उस चीज को, ठीक है। द एम ऑफ दिस प्रिंसिपल्स इज टू एस्टेब्लिश द वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, और इन सब प्रिंसिपल्स का एम क्या है कि ताकि भारत को एक प्रगतिशील राष्ट्र बनाना। दे हाउएवर आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, दे आर मेयर गाइडलाइंस, और हालांकि जो ये चीजें हैं ये गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है, मतलब उन पे गवर्नमेंट इनको फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है, ये केवल गाइडलाइंस ही हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट को क्या करती है, केवल सजेस्ट करती हैं, ठीक है, उनको बाध्य नहीं करती हैं। तो इनका भी उल्लेख है संविधान में, ठीक। अब उसके बाद सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म क्या है? तो सेक्युलरिज्म ये है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म पे बने रहने का पूरा अधिकार, अपने धर्म पे बने रहने का, उस पे अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग पूजा पाठ करने का, ठीक है, और उसका प्रचार प्रसार करने का, ठीक है, उसको पूरा अधिकार है, ठीक। कोई किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, यही है सेक्युलरिज्म, ठीक।
नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक, सेक्युलरिज्म एक्सेप्ट्स फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। सेक्युलरिज्म क्या करता है, सभी को ये स्वतंत्रता देता है कि वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और सेक्युलरिज्म ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स ऑन इक्वल फुटिंग। सेक्युलरिज्म जो है वो सभी धर्मों को समान रूप से देखता है, सभी धर्म उसके लिए समान है। ठीक, सेक्युलरिज्म गिव्स फ्रीडम ऑफ वर्शिप, ये हमें पूजा का अधिकार देता है, वर्शिप का अधिकार देता है। ठीक है, उसकी आज़ादी देता है। सेक्युलरिज्म बिलीव्स इन रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस, पीपल हैविंग फेथ इन डिफरेंट रिलीजन्स कैन लिव साइड बाय साइड। और जो सेक्युलरिज्म है वो इस बात पे विश्वास रखता है धार्मिक सह जो मतलब किसी भी धर्म का लोग कहीं साथ धार्मिक क्या बोलेंगे उसको, कोएग्जिस्टेंस मतलब कि जब दो अलग लोग साथ में रहते हैं, मतलब जैसे दो अलग धर्म के लोग हैं साथ में, उनको रहने का प्रावधान बताता है। उसमें विश्वास रखता है कि जो धर्म निरपेक्ष तभी है जब दो अलग धर्म के लोग रहते हैं, और भारत में वो चीज़ है कि वहाँ जहाँ हिंदू रहता है वहाँ मुस्लिम भी रहता है, वहाँ ईसाई भी रहता है, वहाँ सिख भी रहता है। तो यही है सेक्युलरिज्म, इसकी यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक, द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, अब हम वो देखेंगे क्या क्या है। ठीक, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला है राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता का अधिकार। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आर्टिकल 14 से 18 तक, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इस बात का सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, इसका पूरा डिटेल वर्णन है उसमें। ठीक है, कि जो भारत के सभी नागरिक हैं वो सभी कानून की नज़र में समान है। ठीक, और किसी भी नागरिक के साथ कोई भी दूसरा नागरिक या सरकार उसके जाति, धर्म, समुदाय या उसके लिंग या उसके जन्म स्थान के उस बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, भेदभाव नहीं कर सकती है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, रोजगार के लिए सभी को समान अधिकार है, समान अवसर सभी को प्राप्त होगा, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं। और according to Article 17, untouchability has been abolished and its practice in any form in forbidden by law। और आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग जो छुआछूत है उसको निषिद्ध कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। और यदि कोई इसको करता है, छुआछूत को फॉलो करता है, तो वो गैर कानूनी होता है और उसको सजा का भी प्रावधान उसमें दिया गया है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कॉन्फरिंग एनी टाइटल्स एक्सेप्ट दोज ऑफ मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस बात की भी वो निषिद्धता घोषित करता है, मतलब इस बात की भी मनाही है संविधान के अकॉर्डिंग कि कोई भी व्यक्ति अपनी टाइटल को बियर नहीं कर सकता है। कहने का मतलब अपने टाइटल को के बेसिस पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है कि वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, या वो शूद्र है, या वो वैश्य। इस बात को संविधान इसकी परमिशन नहीं देता है। केवल जो मिलिट्री में है, मतलब जो मिलिट्री में पद है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, और जिसने अपनी मतलब पढ़ लिख के जो डिग्री, जैसे डॉक्टरेट हो गया, ठीक है, या जो भी डिग्रीज होती हैं उनको केवल, या इंजीनियर हो गया, तो मतलब पढ़ लिख के जो ये इन्होंने टाइटल हासिल किया है केवल वही टाइटल वो बियर कर सकता है। ठीक है, और बाकी कोई भी टाइटल बियर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये है राइट टू इक्वलिटी। अब दूसरा है राइट टू फ्रीडम, मतलब सभी को स्वतंत्रता का अधिकार। और ये बात कहाँ से, आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक इस बात की गारंटी दी गई है कि सभी नागरिकों को अपनी मतलब बोलने, अभिव्यक्ति का अधिकार है, स्पीच का अधिकार है, और जो भी अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार है। ठीक है, किसी भी संस्थान को उसको गठित करने का अधिकार है। ठीक, और पूरे भारत में कहीं भी आने जाने और कहीं भी रह करके वहां पर बसने का भी अधिकार प्रदान करता है उसको, कि बसने की भी पूरी स्वतंत्रता है। ये है हमारा राइट टू फ्रीडम एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। और ये हमें इस बात का भी अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन और कोई भी बिजनेस फॉलो कर सकता है, उसको इस बात का पूरी स्वतंत्रता है। राइट, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम द एज 6 to 14 ईयर्स। और राइट टू फ्रीडम के अकॉर्डिंग भी 6 से 14 साल तक के बच्चों को ये फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन भी प्रदान करता है, कि राइट टू फ्रीडम के अकॉर्डिंग कि सभी 6 से 14 साल तक के बच्चों के को
एजुकेशन का अधिकार है, ये उनका मौलिक अधिकार है। ठीक, तो ये आता है राइट टू फ्रीडम में। अगला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। मतलब एक्सप्लॉइटेशन मतलब जो भी तुम्हारे साथ शोषण हुआ हो, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका भी अधिकार है हमें। ठीक, और ये इसका वर्णन है आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 में है ये। ठीक, तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। तो जो हमारा संविधान है इस बात की मनाही देता है कि यदि जो मानव तस्करी है, कि लोगों को बंधक बनाना, उनका अपहरण करना या उनसे जबरदस्ती काम करवाना, फोर्स्ड लेबर या बाल श्रम, जो 14 साल से कम बच्चे हैं उनसे काम करवाना है, क्या है, कानूनन जुर्म है। तो इसका भी उनको अधिकार है कि इस बेसिस पे कोई उनसे भेदभाव नहीं कर सकता है, उनका ये मौलिक अधिकार है। फिर अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कि धर्म के अपने धर्म पे बने रहने का अधिकार है, और इसका उल्लेख 25 से 28वें आर्टिकल में किया गया है। कोई भी व्यक्ति है वो अपने धर्म पे बने रह सकता है। ठीक है, अपने धर्म को फॉलो कर सकता है। ठीक है, और उसको प्रचार प्रसार भी कर सकता है, बशर्ते जो उसका प्रचार प्रसार में पब्लिक हिंसा ना हो। ठीक है, पब्लिक की शांति या पब्लिक की व्यवस्था ना, समाज की जो व्यवस्था है वो ना बिगड़े, तो ये इसका भी अधिकार वो देता है। ठीक, यही है राइट टू फ्रीडम, और इसका उल्लेख आर्टिकल 25 टू 28 में दिया गया है। राइट, तो इस तरह से हमारे 6 अधिकार थे, तो अभी 4 देखे। 5वां है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। ठीक, कि सभी को अपनी संस्कृति को डेवलप करने का, अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है, और पढ़ने का अधिकार है। ठीक, अब जैसे पता ही भारत जो है विविधताओं का देश है, तो ऐसे संविधान में ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, या जो दूसरे धर्म के लोग हैं, या जो अपनी भाषाओं को पे बनाए रखने के लिए, अपने भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए, उसके विकास के लिए अधिकार दिए गए हैं। ठीक, दे कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। ठीक, और जो भी माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, वो अपनी भाषा, अपने धर्म या अपने विचारों को बनाए रखने के लिए या उनको प्रमोट करने के लिए अपने खुद के संस्थान, मतलब एजुकेशनल संस्थान क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ठीक है, और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। यह है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक, जैसे मुस्लिम्स हैं, अभी हमारे मुस्लिम्स जो हैं वो हमारी कंट्री में क्या है, माइनॉरिटीज हैं, तो उनको ये अधिकार है कि वो मदरसे खोल सकते हैं, और अपनी जो उनकी लैंग्वेज है फारसी जो पढ़ते हैं, और जो उनकी संस्कृति उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। एक हिंदू मंदिर में पढ़ाई नहीं करा सकता, क्यों, क्योंकि वो मेजोरिटी, लेकिन एक माइनॉरिटी का अधिकार है कि वो अपने ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं जहाँ पे वो अपनी धर्म, अपनी संस्कृति को पढ़ा सकते हैं। ठीक, इसलिए मदरसे वगैरह होते हैं। तो यही है कल्चरल एजुकेशनल राइट्स। और अगला है एंड लास्ट है राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि यदि हमारे साथ कोई शोषण होता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, मतलब यदि हमारे साथ कोई शोषण होता है या हमारे इन अधिकारों का हनन होता है, तो उसके लिए हम आवाज उठा सकते हैं, उनका समाधान पा सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार हमारी जरूरत है और ये हमारा अधिकार है, ये हमें हर हालत में प्राप्त होते ही हैं। तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कोई भी सिटीजन कोर्ट में जा सकता है यदि उनको लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स को का शोषण किया गया है किसी भी राज्य के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो वो कोर्ट में जा सकता है और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म हुआ। होप यू ऑल अंडरस्टूड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी आपके डाउट्स हो, जहाँ जो चीज़ समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ लें। थैंक यू, गुड बाय।